Hey everyone, welcome to UGC Net Achievers. My name is कवित और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। जैसे कि आपको पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हमने 2 पार्ट ऑलरेडी कवर कर दिए हैं और आज जो है वो हमारा तीसरा पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम आपके लिए 100 टॉप PYQs ऑफ पेपर 1 लेके आए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अभी ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको फ्री में अवेलेबल करवा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम सेक्शन में। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। अगर आप नहीं ज्वाइन हुए हैं तो अभी ही डिस्क्रिप्शन से सीधा डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ एम्पिरिको इंडक्टिव पैराडाइम। क्या लिखा है? एम्पिरिको इंडक्टिव पैराडाइम ऑफ रिसर्च। चलिए, सबसे पहला ऑप्शन है रिसर्च इज कंसर्न विद द प्रोसेस रादर देन सिंपली विथ आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली इंडक्टिव उसको कहते हैं किसको, जहाँ पे क्वालिटेटिव की बात की गई। क्वालिटेटिव रिसर्च के जो फीचर है वो हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो ये आपका फीचर है, ये जो पूरा क्वालिटेटिव रिसर्च है ये प्रोसेस है, ये सिंपली जस्ट आउटकम पे काम नहीं करता। तो जिस भी ऑप्शन में ऑप्शन ए दे रखा है वो हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन में ऑप्शन ए दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी हमको कह रखा है कि बेस्ड ऑन लॉजिकल पॉजिटिविस्ट फिलोसफी विच अज्यूम अ सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है पॉजिटिविस्ट। क्या लिखा है? पॉजिटिविस्ट, जो कि यहाँ पे हमारा आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च को हम क्या कहते हैं? पोस्ट पॉजिटिविज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक है, तो यहाँ पे बी हमारा आंसर नहीं होगा, तो बी यहाँ से हट गया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अब सी क्या दे रखा है कि रिसर्चर आर कंसर्न विथ व्हाट आर कॉल्ड पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव। ये कौन सा रिसर्च हुआ आपका क्वालिटेटिव की टाइप में? एथनोग्राफी, है ना। एथनोग्राफी में ही तो पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव की बात की जाती है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको दो लिस्ट दी गई है। पहली लिस्ट में सैंपलिंग की मेथड है और दूसरी लिस्ट में उसकी प्रोसेस जो रहती है वो कौन सी इन्वॉल्व रहती है वो हमको दे रखा है। चलिए पहले बात आती है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग किसको कहेंगे? तो ए जो है, ए ऑप्शन, वो आपका मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 से। द यूनिट आर चूजन बाय गिविंग इक्वल एंड इंडिपेंडेंट, ये आपका कीवर्ड है, चांस टू ईच यूनिट कह दीजिए आप यहाँ पे। ये क्वेश्चन थोड़ा आधा है। ठीक है, चलिए दूसरा हम देखते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। फिर आपको दे रखा है क्लस्टर और स्नोबॉल। तो स्नोबॉल को पहले ही आप आइडेंटिफाई कर लीजिए ऑप्शन नंबर 1 से कि द फर्स्ट मेंबर इज यूज्ड एज एन इंफॉर्मेंट टू आइडेंटिफाई अदर। द प्रोसेस गोज ऑन लाइक दिस, माना एक से इंफॉर्मेशन मिली वो फिर दूसरे की देगा, दूसरा फिर तीसरे की, तीसरा फिर चौथे की। ऐसे नेटवर्क में जब भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है वो आपका क्या हो जाता है? स्नोबॉल सैंपलिंग हो जाता है। ठीक है, तो डी आपका 1 से मैच हो जाएगा। हालांकि डी का 1 जो है वो एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग जो है वहां पे यूनिट आर चूजन फॉर डिफाइंड ग्रुप लेवल रैंडमली। और क्लस्टर में क्या होता है? क्लस्टर में होता है कि चूजन फॉर इंटैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेटिंग। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और फंक्शन सर्व दे रखा है। सबसे पहले आपके बात की गई है मास कम्युनिकेशन की। तो मास कम्युनिकेशन में क्या आएगा? मैकेनिकल मैसेज ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ए आपका 4 से मैच हो जाएगा। फिर आपको दे रखा है इंट्रा पर्सनल।
अब इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का डिफरेंस जो है वो हमारे वीडियो में जो चैनल के वीडियो हैं शॉर्ट्स में वहां पे आपको मिल जाएगा, आप वहां से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो इंट्रापर्सनल किसको कहेंगे? इंट्रापर्सन कहेंगे कि विथ वन सेल्फ और कम्युनिकेट विथ वन सेल्फ। तो बी आपका मिल जाएगा 3 से, तो ए 4 से, बी 3 से। तो यही हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। सी का आप मिलाइए 2 से। ग्रुप कम्युनिकेशन किसको कहेंगे? क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जहाँ पे कोऑर्डिनेट डिस्कस होता है, जो 2 पीपल होते हैं वो आपस में अगर बातचीत कर रहे हैं 2 लोग, तो उसको क्या कहेंगे? इंटरपर्सनल कहेंगे। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका लॉजिकल रीजनिंग, हमने दोनों वीडियो में फेलिसी का एक क्वेश्चन लिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट में दे रखा है कि पहला स्टेटमेंट क्या रखा है? अ फॉर्मल फेलिसी इज वन दैट मे बी आइडेंटिफाइड थ्रू मेयर इंस्पेक्शन ऑफ फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। कि जो फॉर्मेटिव नहीं, फॉर्मल फेलिसी है वो आपकी स्ट्रक्चर की फेलिसी होती है। स्ट्रक्चर माना वही पीपीसी, प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 और उसके हिसाब से कंक्लूजन। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फॉर्मल फेलेसी आपकी या तो फॉर्म की होगी या तो स्ट्रक्चर की होगी। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। फॉर्मल फेलेसी आर फाउंड ओनली इन डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट दैट हैव आइडेंटिफिकल नो। तो ये भी आपकी सही है। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो होती है जहाँ पे आप जनरल टू स्पेसिफाई करते हैं वो आपकी क्या हो जाएगी? फॉर्मल फेलेसी। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएगी हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Identify the correct order of the following computer memory type rank from slowest to fastest। यहाँ पे मेमोरी की कुछ टाइप्स दे रखी हैं जो हमको सीक्वेंस में लगानी है अकॉर्डिंग टू देयर फास्टेस्ट टर्म ऑफ एक्सेस टाइम। ठीक है, जिसका स्लो एक्सेस है वो पहले आएगी और जिसका लार्ज है वो बाद में आएगी। तो जिसका स्लो होता है वो कौन सी होती है? कौन सी होती है बताइए, आप कमेंट में हमें जरूर बताइए। वो सेकेंडरी होती है। और एक्सेस ज्यादा होता है, एक्सेस फास्ट करती है, वो कौन सी होती है? वो आपकी रैम होती है। ठीक है जी, क्या होती है? आपकी रैम होती है। अगर हम क्वेश्चन को मॉडिफाई करें, यहाँ पे हमको स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट दे रखा है। अगर हम फास्टेस्ट टू स्मॉलेस्ट करें तो क्या होगा? फास्टेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्लोएस्ट। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले आएगी आपकी मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में भी पहले क्या आएगा? मेन मेमोरी में अगर आपने मेमोरी हायरार्की पढ़ी है तो मेन मेमोरी में सबसे पहले आता है रजिस्टर। ठीक है, फिर आता है आपका कैशिश मेमोरी, फिर आपका आता है रैम, फिर आपका आता है हार्ड डिस्क, है ना, सेकेंडरी मेमोरी की हम बात करें। तो फिर आपका आता है सीडी रोम। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2, स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हायर एजुकेशन यूनिट में से एक क्वेश्चन है, डिजिटल इनिशिएटिव एंड हायर एजुकेशन, और एक साइड आपके उनके पर्पस दे रखे। यहाँ पे आपको दे रखा है स्वयं, स्वयं प्रभा, डिजी लॉकर एंड एनएडी। अगर आपको एनएडी का मालूम नहीं है फुल फॉर्म तो आप अभी लिख लीजिए, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। ठीक है, चलिए सबसे पहला ऑप्शन क्या रखा है कि ऑनलाइन स्टोर और एंड एक्सेस ऑफ एकेडमिक अवार्ड नेमली डिग्री, मार्कशीट एक्सेट्रा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एनएडी हो जाएगा। तो डी को आप 1 से मैच कीजिए, यहाँ पे डी को 1 से मैच कर रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं स्वयं। स्वयं को क्या होगा कि मॉक फॉर हाई क्वालिटी एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम। ए का 3 से मैच कीजिए। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। स्वयं है जो कि मोक के प्लेटफॉर्म से हम जो है एक्सेस करते हैं। मोक्स फॉर हाई क्वालिटी एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम, और इसका जो फीचर है
अब पिलर कह सकते हैं, फीचर भी कह सकते हैं, वो क्या है? एक्सेस, क्वालिटी, इक्वालिटी। ठीक है। स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा क्या है? फ्री डीटीएच चैनल। अब चैनल कितनी है? 34 है। ठीक है, फॉर हाई क्वालिटी एजुकेशन। और डिजी लॉकर क्या है? डिजी लॉकर आपका हो जाएगा ऑनलाइन स्टोर फॉर एक्सेस, सॉरी, सी सी का टू, स्टोर एंड एक्सेस पर्सनल ई डॉक्यूमेंट irrespective ऑफ फिजिकल लोकेशन। जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, पान कार्ड हो गया, ये आपका डिजी लॉकर में आप सेव कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन, मैथमेटिकल रीजनिंग। यहाँ पे हमको एक वर्ड दे रखा है, इसको इस तरीके से कोड किया हुआ है, सो हमको इसका कोड निकालना है। अब चलिए, जो वर्ड हमको दे रखा है उसका हम पहले कोड आइडेंटिफाई करते हैं कि उसको कैसे लिंक कर रखा है। ठीक है, चारकोल दे रखा है, सो उसका कोड हमारे पास है 451649113। और यहाँ पे जो दूसरा है, इसका हमें आइडेंटिफाई करना है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए तो इन दोनों के बीच में कोई भी लिंक बैठ नहीं रही है अल्फाबेटिक वैल्यू के हिसाब से। तो यहाँ पे सीधा सीधा सी की वैल्यू 4 दे रखी है, एच की 5, ए की 1, आर की 6, इसी तरीके से सी की 4, ओ की 9, ए की 1 और एल की 3। अब इसको ही कंसीडर करके हम इस वर्ड की कोडिंग करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे सी का वर्ड हमको क्या दे रखा था? 4, तो यहाँ पे 4 आएगा। फिर ओ का क्या दे रखा था? ओ का 9 दे रखा है, तो यहाँ पे 9। फिर ए का 1 दे रखा है, फिर एल का 3, फिर सी का 4, ए का 1 और आर का यहाँ पे 6। तो हमारा फाइनल कोड क्या बना? फाइनल कोड हमारा बना 4913416। अब ये आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, 4913416। ये देखिए 4913416, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन हायर एजुकेशन, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, GCED एम, इनका जो मोटिव है, एम है, वो क्या है? मेकिंग स्टूडेंट टू बिकम मेंबर ऑफ यूएनओ। क्या बात है! अब मतलब ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन करेंगे तो इसका एम क्या है? यूएनओ के मेंबर बना देंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए को आप निकाल दीजिए, ऑप्शन ए यहाँ से हट गया। फिर दूसरा है हेल्पिंग स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड कंटेम्प्रेरी ग्लोबल चैलेंज, तो ये आपका बिल्कुल सही है। फिर सी हम पढ़ते हैं मेकिंग स्टूडेंट टू बिकम प्रमोटर ऑफ पीसफुल सोसाइटी, है ना, पूरे विश्व में शांति बने रहे, इसके लिए स्टूडेंट को क्या किया जाता है? स्टूडेंट को प्रमोट किया जाता है, ये भी सही बात है। फिर ऑप्शन डी देखते हैं, मेकिंग स्टूडेंट एलिजिबल टू ज्वाइन फॉरेन सर्विस, ये तो गलत है। फिर मेकिंग स्टूडेंट एलिजिबल टू बिकम डिप्लोमेट, ये भी गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, बी एंड सी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथमेटिकल रीजनिंग का एवरेज की काफी एक धमाकेदार एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपको दे रखा है कि द एवरेज मंथली, देखिए मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज ₹4000। कोई एक फैमिली है और उसकी जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो कितने हैं? 4000 फॉर द कितने मंथ? फर्स्ट 3 मंथ, है ना। देखिए फर्स्ट 3 मंथ 4000 है, फिर कितने? 4500 फॉर नेक्स्ट 4 मंथ, 4500 फॉर नेक्स्ट 4 मंथ, एंड ₹5000 फॉर द लास्ट 5 मंथ ऑफ अ ईयर। अब देखिए 5000 तो मंथ का दे रखा है ना, कितने मंथ का? 5 मंथ का, तो ये कितना हो जाएगा? 25,000। पूरे साल का हम एक्सपेंडिचर निकाल रहे हैं। ठीक है, 4000 पहले 3 महीने के, तो 4000 एक महीने का इंटू 3, तो 3 महीने का एक्सपेंडिचर कितना होगा? 12,000। ऐसे ही 4500 4 मंथ का, ये 4 मंथ का। अगर आप देखो तो 4 × 4 16 और 5 × 4 20, तो 18,000। ठीक है, ये हमारे पूरे साल का एक्सपेंडिचर आ गया। कितना आ जाएगा एक्सपेंडिचर यहाँ पे? 25 और 10 35 और 10 45, 45 और ये 8 और 2 10, 45 और 10 55,000।
ये हमारा एक्सपेंस है टोटल, ठीक है, टोटल एक्सपेंस। अब हमको दे रखा है कि इफ द टोटल सेविंग ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹5000, फाइंड द एवरेज मंथली इनकम। अब देखिए इनकम का फॉर्मूला क्या है, इनकम कैसे आती है, जो भी खर्चा हुआ वो और जो भी आपने सेव किया वही तो आपकी इनकम होती है ना। सपोज आपकी इनकम है 10,000 रुपए, अब 10,000 रुपए में से आपने 5,000 खर्च कर दिए, तो बाकी के जो 5,000 है और वो और जो एक्सपेंस आपने किए वो दोनों को मिला दीजिएगा तो वही आपकी इनकम रहेगी। अब यहाँ पे एक्सपेंस कितने हैं, एक्सपेंस आपके 55 है, 55,000, और आपकी सेविंग कितनी है 5,000, तो टोटल इनकम कितनी होगी 60,000। लेकिन हमको यहाँ पे मंथली पूछा है, हमको यहाँ पे अगर ईयरली पूछा होता, पूरे साल का पूछा होता, तो हम 60,000 कह देते। लेकिन अब मंथली पूछा है तो क्या करेंगे सर, कोई बात नहीं सर, 60,000 को यहाँ से देखिए 60,000 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 5 जा 60, तो 5,000 हमारी क्या आ जाएगी, मंथली इनकम आ जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा 5,000। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये अगेन आपका मैथमेटिकल रीजनिंग है। इफ समवन सेल एन आइटम एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1200, माना कोई एक सेलर है, उसने कोई ए आइटम बेची कितने पे 1200 पे, है ना, कॉस्ट है, सॉरी ये इसका सीपी है, विथ लॉस ऑफ 25,000, इस पे कितना लॉस हुआ 25% लॉस हुआ। What cost should he or what cost she should have sold it to get a profit of 30%? अब यहाँ पे देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ये जो हमको 1200 दे रखा था ना, इस पे ऑलरेडी 25% का तो लॉस हो चुका है। तो अगर 100% कोई वैल्यू है, उसमें से 25% लॉस हुआ और बाकी बची कितनी 1200 हमारे पास वैल्यू बची, तो ये 25% घटा दिए तो ये कितने की वैल्यू हो गई 75 की वैल्यू हो गई। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब 75 की वैल्यू आपको दे रखी है 1200, और आपको पूछा है क्या कि अगर उनको जो प्रॉफिट है वो 30% लेना हो, 30% माना 100 प्लस 30 प्रॉफिट का, ये कितना होगा 130। अगर 75 की वैल्यू जो है वो 1200 दे रखी है, तो 130 की वैल्यू कितनी होगी, यही आपको सोल्व कीजिएगा और आपको आंसर आ जाएगा। अगर आपको पता है कि 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 156 आता है, और 75 का डबल कितना होता है, 75 का डबल होता है 150, डबल होता है, कितना होता है डबल, है ना। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर ऑब्जर्वेशन मेथड से क्या हो जाएगा, पूरा हमको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 75% की वैल्यू हमको 1200 दी थी, हमको फाइंड आउट करना था 130% की कितनी होगी। तो अगर आप 130 को 1200 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं 75 से, और इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी 1,56,000। लेकिन अगर आप 75 को डबल करते हैं तो क्या वैल्यू आती है 150 आती है। अब ये 150 से कितना ज्यादा है, 6,000 ही ज्यादा है, तो 2,000 से जो भी पास की वैल्यू है वो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप कि आप इस टॉपिक को, इस मेथड को, एक्सप्लेनेशन को समझे होंगे। ठीक है जी, चलिए आज के सेशन में इतना ही, हम आगे मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। और जाने से पहले एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहां से सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आई होप कि आपको ये सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा अपनी प्रिपरेशन में। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो भी यूजीसी नेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए आज के सेशन में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी और क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, आपकी एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।